सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज एक साल के गैप के बाद हमारे प्रोग्राम में फिर से तशरीफ लाए हैं आरिफ अजाकिया साहब। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। Thank you very much for inviting Arvind Bhai. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and good morning, good afternoon, wherever you are. आरिफ भाई, आज आपसे मैं कोई सियासी बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मेरी कोशिश है, वो बात तो आप करते ही रहते हैं, मेरी ये कोशिश है कि आरिफ अजाकिया कौन है, कहाँ से आए हैं, आपके आबा व अजदाद ने कैसे हिंदुस्तान से हिजरत का सफर तय करके वो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान को आपने अपनी आंखों से देखा है, उसमें मेजर शिफ्ट आते हुए, उस सोसाइटी को बदलते हुए। आज कोशिश करेंगे जानने की कि वो पाकिस्तान जिसमें आप पले बड़े, आप उस हिंदुस्तान के बारे में भी हमें बताएं जो आपने आबा व अजदाद से सुना, कैसे उस माशरे में हम रहते हैं। तो खूब सारी बातें करनी है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जो है, आज में नहीं, लेट्स गो बैक टू 1947। आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मगर आई एम श्योर आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि वो हिजरत का सफर कितना मुश्किल था उनके लिए करके, और पाकिस्तान आना। उस सफर के बारे में बताएं। देखें, हमारे पेरेंट्स को हम बचपन से जब सुनते थे तो वो अपने दिल से भारत को निकाल नहीं सके थे। वो उठते बैठते, खास तौर पे जाहिर है बच्चा माँ के करीब होता है, तो माँ से हम 24 घंटे सुनते थे उनके गांव बाटवा, गुजरात, जूनागढ़ में जो हमारा गांव था। वालिद मेरे आजक से थे, और जो उनको, उनकी बातों में हमें महसूस होता था कि वो किस तरह अपने उस पीसफुल इलाके को मिस करते हैं। ये हमेशा हमें कहते थे कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम क्लैश नहीं देखे थे, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे। सदियों से उस गांव में कभी इन्होंने कहा कि किसी का मजहब की बुनियाद पे कोई झगड़ा या फसाद नहीं हुआ। वो बताते थे जैसे हमारे नाना का जो कारोबार था वो हिंदू मुसलमान सबके साथ था, और हमारे दादा का भी आड़त का काम था। मेरे वालिद बताते हैं कि क्या खूबसूरत हमारी जिंदगी होती थी, क्योंकि वो काफी बड़े थे जब पाकिस्तान हिजरत की थी, तो वो 12-13 साल के थे। तो वो बताते हैं कि हमारा अच्छा खासा काम था। आजक गांव में कोई 25-30 मुसलमान घराने थे और 200 के करीब हिंदू घराने थे। बोले कभी हमें मसला नहीं हुआ, लेकिन ये अचानक रातों रात पाकिस्तान का जब नारा लगा तो एक रेजेंटमेंट आई, और फिर जब रावलपिंडी से और लाहौर से सिखों की ट्रेनें भर भर के आई जिसमें सिखों की लाशें थी, तो फिर हिंदुस्तान में एक कोहराम मच गया कि ये मुसलमान वहां पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे वालिद बताते हैं कि हमारे गांव में रोज रात को जो बैठक होती थी चौपाल में, वहां पे तय होता था कि यार अब तुम लोगों का क्या होगा, मुसलमानों का यहाँ पे भी खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि रिटेलिएशन भी आया था और दूसरा एक आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट किया गया था जिसके कुछ मकासद थे। उन मकसद को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करनी थी, तो बलवे कराए गए थे ज्यादातर। तो हमारे गांव के आगे पीछे दूसरे गांव में हमले हुए और मुसलमान घरों पे। तो फिर हमारे गांव के हिंदू लोगों ने हमें समझाया, हमारे बुजुर्गों को, कि आप लोग छोड़ के चले जाएं, वरना कल वहां पे हुआ है आज यहाँ पे होगा तो हम आपको बचा नहीं सकेंगे बलवाइयों से। तो रातों रात सब छोड़ छाड़ के 4 कपड़ों में हमारा पूरा खानदान मुंबई चला गया, और मुंबई से ट्रेन में बैठ के कराची आ गए। मेरी दादी बताती हैं, अक्सर बताती थी कि रास्ते में हमला हुआ था ट्रेन पे, तो हमारे जो थोड़ा बहुत जेवर वगैरह था वो भी लूट के चले गए थे। और हमारे ददियाल वाले दादा के खानदान वाले जब कराची पहुंचे थे तो रोड पे खजूरी बाजार करके एक इलाका है, वहां पे झोपड़ी बना के ये लोग रहे थे, और इस तरह रीस्टार्ट की थी लाइफ। वरना अच्छा खासा कारोबारी लोग थे इंडिया में। नाना का ये था कि नाना बांटवा में थे, बांटवा एक शहर था, और वो कारोबारी थे, तो उन्होंने अर्ली 40s में ही दूरअंदेशी थी इनकी, फार साइटेडनेस थी, तो इन्होंने 2 मेरे मामू को कराची शिफ्ट कर दिया था
क्या उनको कहीं से अंदाजा था कि कराची या तो कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंस हासिल करेगा, या फिर अगर डिवीजन ऑफ इंडिया होगा तो फिर मुसलमानों का ये शहर होगा। तो मेरे मामू ने आके ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद ली थी, अपने बिजनेस जो था उसको आस्ते आस्ते यहाँ शिफ्ट कर रहे थे। जब बलवे शुरू हुए तो मेरी वालदा बताती हैं कि हम लोगों को भी रातों रात भागना पड़ा। तो नाना पूरे खानदान को लेके भोपाल चले गए थे, वहां पे 9 महीने रहे थे ये लोग, वहां पे कहीं पनाह मिली थी इनको। और फिर भोपाल से थोड़ा थोड़ा करके ये शिफ्ट हुए थे कराची। ऑलरेडी कराची में नाना ने सेटलमेंट कर लिया था। कराची जब हम आए थे तो कराची और मुंबई सिमिलर थे। आज आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन उस वक्त कराची मुंबई एक जैसे थे, दोनों की लाइफ एक जैसी थी और बड़ा इंटर कम्युनल हार्मनी के साथ वहां पे हम लोगों ने आंख खोली। मैं 1964 में पैदा हुआ, बड़ा डिफरेंट कराची था। एक बड़ा, कभी हमने कराची में कोई मसला नहीं देखा। हिंदू भी रहते थे, हमारे दादा का जो घर था कराची में उसके सामने एक छोटा सा मंदिर था और रोज शाम को वहां पे पूजा होती थी और औरतें और फैमिलीज आती थी। हम भी अक्सर घुस जाते थे प्रसाद खाने के लिए। वो गायब है अब मंदिर। मुझे तो बहुत बाद में एहसास हुआ, तो मुझे याद आया कि बचपन में तो वहां मंदिर होता था, लेकिन बाद में मुझे वो मंदिर कभी नजर नहीं आया। डेमोग्राफी पूरी चेंज कर दी गई। और खास तौर पे जियाउल हक के आने के बाद तो जब अफगान वार शुरू की तो कराची में ड्रग्स और हथियार इतना आ गया, कराची में वायोलेंस बढ़ गया, एथनिक डिवाइड हुई। ये बाकायदा पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की, पाकिस्तान मिलिट्री ने मुल्लाओं के जरिए एथनिक डिवाइड और सेक्टरियन डिवाइड पैदा की। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इतने रिलीजियस ग्रुप बना दिए गए जो एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते, एक दूसरे की तकरीबात में नहीं जा सकते, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के सारे मौके खत्म कर दिए थे। कराची और इन जनरल और पाकिस्तान पूरा इन्होंने डिवाइड करके रख दिया था। ये ब्रिटिश प्लॉय था ना एक के डिवाइड एंड रूल, वो पाकिस्तान की मिलिट्री जो कि ब्रिटिश ट्रेंड थी। और आज भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अमेरिका और बरतानिया के रॉयल डिफेंस कॉलेज से पढ़ के आते हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी सोसाइटी को डिवाइड किया गया, तबाह बर्बाद किया गया। ये वो कराची, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें मैंने आंख खोली थी। आज तो कराची और पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वहां पे सिर्फ दो लोग रह सकते हैं, एक वो जो आर्मी के बूट चाटता है, दूसरा वो जो चुपचाप सर झुकाए गुलामी कर रहा है। 70 to 80% पॉपुलेशन किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होती है। इनका बेचारों का काम ये होता है कि सुबह 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करनी है और सर झुकाए काम करना है, क्योंकि पीछे लाइबिलिटीज इतनी है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, कि ये किसी मसले में पढ़ नहीं सकते। पूरी कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है पाकिस्तान की आर्मी ने। सोसाइटी पाकिस्तान की टोटली तबाह हो चुकी है जी। इसमें कहीं अब गुंजाइश नहीं है कि इज्जत के साथ कोई रह सके। थोड़ा सा वापस जाते हैं 47 के बाद का जो वक्त था, तो उस वक्त जब जो लोग हिजरत करके और वहां कराची पहुंचे, उनके क्या तासुरात होते थे? आपने बचपन में क्या सुना? क्या लोग अपने घरों को, अपने मोहल्लों को याद करते थे? देखें, एक्चुअली होता यह है कि एक आपकी तारीख होती है, हिस्ट्री होती है। अगर आपको अपनी सच्ची हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो सही है। हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड चल रहा था। घरों में हम जो हिजरत करके आने वाले लोग थे, हमारे माँ बाप और हमारे अजदाद अपने इलाके की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं सके थे। लेकिन हमें मदरसों में और स्कूलों में इंडिया दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी, ये बार बार जहनों में डाली जाती थी। तो मुहाजिर की अगर बात करें तो मुहाजिर ने वो चूरन, जिसको हम चूरन कहते हैं, जो कि हिंदू दुश्मनी और भारत दुश्मनी, वो एज सच नहीं लिया। ये ज्यादातर पंजाबियों में था और ठीक है। पंजाबियों ने कोशिश की कि मुहाजिरों में ला सके। हमारे अजदाद अपने इलाकों से मोहब्बत को खुल के इजहार करते थे। मेरे दोस्त थे जी।
जी। तो उस दौर में और आज की जो नौजवान नस्ल है, क्या उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वो तारीख बताई गई, या फिर आज उनके जहन से वो गायब है? इतना बताएं पहले। तारीख नहीं बताई गई ना, जब तो आज की पीढ़ी आपको हिंदू दुश्मनी में, चाहे वो मुहाजिर है वो भी गालियां दे रहा है भारत को और हिंदुओं को। तारीख हमें ये पढ़ाई गई कि मुझे अभी कुछ साल पहले एक शर्मिंदगी, एक इतनी मतलब शर्मिंदा होकर मैं जमीन में गड़ गया जब मुझे पता चला कि मैं महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, क्योंकि हमें तारीख में ये पढ़ाया गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि सोमनाथ के जिस मंदिर पे इसने 17 हमले किए, जिस इलाके पे 17 हमले किए, वो हमारे गांव थे। सोमनाथ मेरे गांव से 30-40 किलोमीटर के फासले पे है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो 30,000 40,000 यहाँ से गुलाम बना के ये ले गया था, उसमें मेरे पुरखों के कितने लोग थे, कितनी औरतें मेरे पुरखों की थीं, जिनको ये गुलाम बना के ले गया और गजनी, दमश्क और बगदाद के बाजारों में बेचा। मुझे ये हुआ कि हमारे खेतों को जलाया, हमारे घरों को बर्बाद किया, मेरे पुरखों का कत्लेआम किया, और मैं उस आदमी को हीरो मानता हूं। ये हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है। वो अहमद शाह अब्दाली एक जो सवाल यहां पर एक सवाल यहां पर, माफ करें मैं आपको टोक रहा हूं, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जाएंगी मेरे जो जहन में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर जब सीए को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, मेरा एक शख्स है जानने वाला, उसने वीडियो भेजा, उसने कहा अरविंद भाई आपको सुनता हूं, आप इस वीडियो को गौर से सुने। वो वीडियो मेरे पास पड़ा है, मैंने उसको ट्विटर पे शेयर भी किया। उस वीडियो में वो शख्स कहता है कि हम उस कौम से हमारा ताल्लुक है जिसका जो मोहम्मद बिन कासिम जिसने पैदा किया, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिसने रहमतुल्लाह आले महमूद गजनवी को भारत में भेजा और इंसाफ और अदल का निजाम कायम किया। उर्दू में बता रहा हूं, शायद बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं समझ नहीं पाए। तो कहते हैं लॉ एंड जस्टिस को आके महमूद गजनवी ने एस्टेब्लिश किया। मैं जी उसको सुन के सर पकड़ के बैठ गया हूं आरिफ भाई। मैं ये सोच रहा था कि ये अगर तो आप ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने और उसके नाम के पीछे रहमतुल्लाह आले लगाते हैं, तो फिर आपको ये हक नहीं बनता कि आप ये कहें कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जब आप में जान थी, सलाहियत थी, दम था, वो आदमी जिसने हिंदुस्तान में वो आके, जैसे मुगल आए यहां पर आके उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी माना, इस मिट्टी से जोड़ा, यहां रहे और यहां दफन हुए। वो तो आता था, हमले करके लूट के वापस चला जाता था। अगर वो रहमतुल्लाह आले है, तो जब आप में दम था, जान थी, तब जब आपने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा, आज जब हिंदू अक्सरियत में है और एक बाबरी मस्जिद अगर तोड़ दी गई, फिर आप उस पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर देन यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर ट्रबल। और फिर ये हिंदुस्तान के मुसलमान की जो सोच है, अनफॉर्चुनेटली मैं सोचता था कि इस आजाद हिंदुस्तान में, इस सेक्युलर हिंदुस्तान में ये सोच कम से कम नहीं पाई जाएगी, मगर अफसोस आरिफ भाई ये सोच आज भी बदस्तूर वैसे की वैसे जारी है। अरे सर, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आज आपका हिंदू भी एपोलोजेटिक है। कल टीपू सुल्तान की बरसी मनाई जा रही थी, जन्मदिन मनाया जा रहा था। मुझे ये बताएं, टीपू सुल्तान इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक किंगडम ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहा था, इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की रास्ते की दीवार था, तो वो तो फ्रेंचों को दावत दे रहा था। वो कहते हैं कि इंडिया में इंडिया बचा रहा था। किससे बचा रहा था? मराठों से। मराठे कौन थे? किससे और किसकी मदद ले रहा था? अहमद शाह अब्दाली को दावत दे रहा था। इन नादिर शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली ने 50 बार दिल्ली लूटी है। उनको दावत दे रहा है किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ, जो कि सदियों से हिंदुस्तानी, सदियों से भारतीय थे, जो वहां रहते थे, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े। ये कह रहा है कि आज का हिंदू, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा आर्टिकल लिखा है टीपू सुल्तान की शान में। मैं कहता हूं टीपू सुल्तान भी आपका नहीं है। इसी तरह मुगल, मुगल चाहे यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरे, लेकिन इन्होंने गुलाम बनाया था इस कौम को। अकबर ने, औरंगजेब ने जजिए कायम किए थे हिंदुओं के ऊपर, जिनका देश था, इनके ऊपर जजिए कायम किए थे। कोई हिंदुस्तान की हमदर्दी में नहीं आए थे, ये भी लूट मार करने आए थे। लेकिन इन्होंने देखा कि ये तो गुलाम बनाने की इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने पूरी हिंदुस्तान को गुलाम बना के यहीं बस गए। इसका मतलब ये अपने हिंदुस्तान की मोहब्बत में नहीं रुके थे। ताजमहल बनाया शाहजहां ने,
1632 में 1630 से 1635 तक दक्कन फेमिन हुआ था, जिसमें 6 मिलियन हिंदुस्तानी भूख से मर गए थे। ये भाई साहब वहां पे ताजमहल बना रहे थे। ये ये मुगलों का किरदार था जिसको मगर ग्लोरीफाई अरे किया जाता भाई, अरे भाई माफी चाहूंगा, ये वो दौर जो था, इस दौर में इस किस्म के जो काम हैं वो मुगल ही नहीं, वो सारे करते थे। यहां तक कि आप, मेरा जिस खित्ते से ताल्लुक है राजस्थान से, वहां पे पानी की एक बूंद लोगों को मैसर नहीं होती थी। ऐसे में आज भी ये जो हजारों किले हमारे स्टेट में मौजूद हैं, तो वो जो हमारे अपने राजा थे उन्होंने भी अपनी आवाम का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाखों लोगों की लाशें दफन हैं इनके इनके जो किले हैं उनके नीचे। हम वापस आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, वरना बात बहुत आगे चली जाएगी और फिर हम जो आज का जो असल मौजू है उससे थोड़ा सा हम साइड ट्रैक हो जाएंगे। तो जो माइंडसेट की अब मैं बात कर रहा था कि एक पाकिस्तानी जो माइंडसेट है आज, अनफॉर्चुनेटली इन 30-40 सालों के अंदर, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा बड़े जो पाकिस्तानी हैं वो तो हमारे यहां पर लोग बनते चले जा रहे हैं। वो अलामा इकबाल की जो नज्म है वतनियत की, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा वतन है, जो है इसका पहरान वो मजहब का कफन है। खैर, पाकिस्तान बना, आप आ गए, आपने उस वतन को अपना बनाया और वहां पर अपनी जिंदगियों में चले गए। मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं आज भी कि हर कराची में रहने वाले मुहाजिर का कोई ना कोई रिश्तेदार हिंदुस्तान में मौजूद है और उनके ताल्लुकात भी हैं उनके साथ। उसके बावजूद अगर वो हिंदुस्तान को समझने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? कुछ लोगों से मैंने बात की, इसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी की, तो आरिफ भाई ये पता चला कि जो इधर से जब कोई बात करता है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान से और अपने उन्हीं रिश्तेदारों के साथ में, तो वो रिश्तेदार आगे से ये नहीं कहते कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम शाना बशाना रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से, हमारा कोई मसला नहीं है। वो आगे से यही कहते हैं, हाँ जी हम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, आप लकी थे जो उस पार चले गए, हम रह गए। यही वजह है कि आज 2 से 3 करोड़ जो जो लोग हैं वहां रहते हैं कराची में मुहाजिर, उनमें से एक के भी दिल में ये बात समझ में नहीं आई कि यार ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जैसा हमारी इस्टेब्लिशमेंट बताती है। आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। देखें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कम्युनल पॉलिटिक्स का शिकार रहा है और वो एक कंप्लेन करता है। लेकिन अगर उसको रत्ती भर भी पता चल जाए ना कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, खास तौर पे हम जैसे मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा है जो यहाँ से हिजरत करके गए थे, हमको एजुकेशन और जॉब्स में कोई फैसिलिटी नहीं है, हम पे कोटे सिस्टम लगाए गए हैं, हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है, हमारी मजहबी आजादी भी इतनी नहीं है जितनी हिंदुस्तान के मुसलमान को हासिल है। हिंदुस्तान में तो मुसलमान मजे से रह रहा है। 22,000 मुहाजिर 1992 से 1999 के दरमियान मार दिए गए इंडियन एजेंट बोल के पाकिस्तान आर्मी ने। आई कॉल इट जेनोसाइड। आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के खाली आप 2200 दिखा दें मुझे जो मारे गए हों मजहब के बुनियाद पे। नहीं होता ऐसा। क्रिमिनल एक्टिविटीज, इस्लाम है ना वो क्रिमिनलाइज हो गया है। आपको यूरोप में, अमेरिका में, प्रिजन में मुसलमान 50% मिलेगा, लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन में मुसलमान 2 से 3% है। चाहे वो आप फ्रांस चले जाएं, चाहे इंग्लैंड में, यही हाल इंडिया में है कि इंडिया में मुसलमान तो 12-15% होगा टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन जेलों में आपको मुसलमान ज्यादा मिलेंगे, इसलिए कि ये क्रिमिनलाइज सोसाइटी है। तो मुसलमान जितने आजादी से हिंदुस्तान में रह रहा है वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। और जिन रिश्तेदारों की बात की आपने, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स का शिकार हैं। इंडिया में बदकिस्मती से शुरू से मुसलमान कम्युनल लीडर्स हैं ना, जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक घेरे में रखा है, वो उस घेरे से निकल नहीं सकते। क्योंकि एक मुसलमान अगर रियली हिंदुस्तानी बन के भी सोचना शुरू करता है तो उसका सोशल बाइकआउट हो जाता है। कम्युनिटी उसको बिल्कुल फतवे देकर और उसका वो हाल करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उस कम्युनिटी के घेरे से निकल जाए। आप मुझे ये बताएं कि एक मिसाल ले लें
किसी एक कम्युनल मुसलमान लीडर की जो गरीब हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मुसलमान के इलाके में चले जाएं तो वो पुराने जमाने के घर, चाहे मुंबई है चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने आप चले जाएं, आपको वो पुराने घरों में गरीबी हालत में बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों की तरह रह रहे हैं, इसलिए कि वो वोट बैंक की जो आपकी पॉलिसी है ना, उसका शिकार है मुसलमान। अदरवाइज इतनी आजादी मजहबी जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में हासिल है, मैं एज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी कह लें, या मैं जो स्टडी करता हूं इन सारे इश्यूज की, जितनी आजादी हिंदुस्तान के मुसलमान को हासिल है कहीं हासिल नहीं है, किसी मुसलमान मुल्क में हासिल नहीं। शिया सुन्नी देवबंदी सारे मजे से रह रहे हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ हो या उनका इकोनॉमिक जेनोसाइड हुआ हो। उनको फैसिलिटीज हासिल हैं, उनको रिजर्वेशन हासिल हैं, उनके कोटे लगे हुए हैं। रमजान आती है तो मस्जिदों को फ्री चावल दिए जाते हैं, हज में सब्सिडी दी जाती है। इतनी फैसिलिटी तो दुनिया में कई मुसलमान मुल्क में मुसलमान को नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन तो है ही मुसलमानों के लिए बना, हालांकि उनसे कम तादाद में सिख हैं, इस पारसी हैं, ईसाई हैं। आप देखें कितनी अजीब बात है कि माइनॉरिटी कमीशन तो ये तो पूरा जो अड्डा ही मुसलमानों का बन गया है। पाकिस्तान के कराची में जब आप जवान हो रहे थे तो आपके साथ साथ आज भी वहां हिंदुओं की बड़ी आबादी है, वहां पे क्रिश्चियंस भी रहते थे। मैंने एक चीज नोटिस की और वहां के लोगों से बात करने पर यह बात पता चली कि जब 50-60s के दौर में जो क्रिश्चियन लोग होते थे वो अपने बच्चों के नाम जॉन, माइकल, पीटर, और जो लड़कियां हैं वो भी जूली हो गई, ठीक है, एना, और इस तरह के नाम होते थे। अब ये जो जिया उल हक का जो पीरियड है उसके बाद में आज वहां के क्रिश्चियन भी पूरे पंजाब के कराची में भी वो अपने नाम मुसलमानों वाले नाम रखते हैं। इसके ऊपर रोशनी डालें जी। मसला ये है कि एक तो था फोर्स्ड कन्वर्जन, एक है इन्फोर्स्ड कन्वर्जन। इन्फोर्स्ड कन्वर्जन ये होता है कि मैं एक हिंदू हूं या क्रिश्चियन हूं, नॉन मुस्लिम हूं, मैं एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाता हूं, वहां पर 19 बच्चे मेरी क्लास के मुसलमान हैं। मैं चूंकि नॉन मुस्लिम हूं, मुझसे ऐसा ह्यूमिलिएटेड तरीके से मेरे साथ ट्रीटमेंट होता है। तुम हमारे गिलास में पानी नहीं पी सकते, बार बार ये जहन में डाला जाता है कि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तुम तो जहन्नम में रहोगे चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो। तो वो बच्चा है ना, वो शुरू से आस्ते आस्ते कन्वर्ट होना शुरू होता है कि यार कलमा पढ़ लेने से अगर मैं फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाता हूं तो मुझे क्या मसला है। इसी तरह माँ बाप ने, फिर जो जिया उल हक के बाद की जनरेशन आई, माँ बाप ने के नाम से ही एक बच्चा अलग हो जाता है, तो क्यों ना हम जावेद नाम रख लें, हम तारिक नाम रख लें, हम सलीम नाम रख लें, कि आम आदमी पहचान ना सके कि ये नॉन मुस्लिम है। क्योंकि अक्सर जगहों पे पाकिस्तान में, मेरा अपना तजर्बा है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा, कूलर रखे हुए हैं दो, मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। तो जिसका नाम जॉन है या जिसका नाम रिचर्ड है वो तो पहले से ही पहचान लिया जाएगा ना कि वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन अगर इसका नाम जावेद है, जैसे कि दानिश कनेरिया ने रिटायरमेंट के बाद बताया कि उसके साथ कितना ह्यूमिलिएशन होता था क्रिकेट टीम में, जो कि सबसे सुपर क्लास, हाईएस्ट क्लास की जॉब होती है पाकिस्तान में, सेलिब्रिटी होते हैं, वहां पे इसके साथ ऐसा सलूक होता था। यूसुफ यूहाना, जोसेफ नाम नहीं था उसका, यूसुफ था, मुसलमान नाम, और उसके साथ इस हद तक ह्यूमिलिएटिंग वो रहा, और इसको इतनी तबलीग की गई कि वो मुसलमानों से बढ़ के मुसलमान हो गया, इतनी लंबी दाढ़ी रख ली, लेकिन फिर भी उसको कैप्टन नहीं बनाया कभी भी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। आपके यहाँ अजहरुद्दीन को कैप्टन बना दिया जाता है, आपके यहाँ मंसूर अली खान, नवाब ऑफ पटौदी कैप्टन बन जाता है। हिंदुस्तान में ये तफरीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुस्लिम नहीं हो सकता, गवर्नर सिंध नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। इंडिया में एक सिख प्राइम मिनिस्टर 10 साल हुकूमत करता है, इंडिया के 3 या 4 प्रेसिडेंट मुसलमान आए हैं,
इंडिया में तो ये चीजें हैं ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इस हद तक होता है कि वो आखिर मजबूर हो जाता है किसी ना किसी स्टेज पर अपनी लाइफ के कि यार कन्वर्ट हो जाओ, लाइफ विल बी बेटर, मैं फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाऊंगा, वरना मैं वही थर्ड क्लास सिटीजन रहूंगा। तो ये एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम इलाज पर बात करें। उम्मीद की कोई किरण नजर आती है आपको आरिफ भाई? देखें, मैं कुछ अरसे पहले तक यही कहता था अपने सारे उसमें, क्योंकि मैं 26 साल से यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ ह्यूमन राइट्स के उस पर काम करता हूं। मैं हमेशा ये कहता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क टूटे, मैं कभी भी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं करता। अब मैं खुल के कहता हूं कि ये एक आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड कंट्री है। अब इसका कायम रहने का कोई जवाब नहीं रह जाता, क्योंकि बलोचों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, सिंधियों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, मुहाजिरों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, पख्तूनों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। तो फिर मुल्क तो अवाम से होते हैं ना। जब अवाम ही मर रही है, भूख से भी मर रही है और आर्मी के हाथों भी मर रही है, मुल्लाओं के हाथों मर रही है। आज का वाकया मैं आपको बताता हूं। कल खादिम हुसैन रिजवी मरता है। आज सुबह एक आदमी, कल रात के दौरान, आज सुबह और कल रात के दरमियान एक आदमी ननकाना साहब में एक अहमदी के घर में घुसता है, फायरिंग करता है, एक अहमदी मर जाता है और 3-4 जख्मी होते हैं। और वो आदमी कहता है कि मैंने ये खादिम हुसैन रिजवी की रूह को खुश करने के लिए किया है। इस किस्म की सोसाइटी का अब एग्जिस्ट करना इंसानियत के लिए खतरा है। अब मुझे कोई हल नजर नहीं आता। 1970 के इलेक्शन में मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, लेकिन इस आर्मी ने मुल्क तोड़ना मंजूर कर लिया, आवाम की राय को अहमियत ना दी। आज भी ये आर्मी, पंजाबी फौज, ये सबसे बड़ी गद्दार है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान को उस स्टेज पे लेके आ गए हैं कि अब पाकिस्तान का बचने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। पाकिस्तान वेस्ट की जरूरत थी। कब जरूरत थी? जब हिंदुस्तान ने अपने पोटेंशियल को मार के कोल्ड वॉर में सोवियत रिपब्लिक के साथ अटैच हो गई थी, और वेस्ट के साथ हिंदुस्तान के वो ताल्लुकात ना बन सके, तो चाइना और इंडिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान इनकी जरूरत थी। अब जो भारत में सरकार है पिछले 6-7 साल से, उसने वेस्ट के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको रिविजिट किया है और रीएस्टेब्लिश किया है। आज वेस्ट का अलाय है इंडिया, कल नहीं था। आज चाइना को कंटेन करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए, चाइना, उसको कंटेन करने के लिए भारत के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है। तो अब इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं। और इसकी वजह यह भी है कि आज फ्रांस में कोई टेररिज्म होती है, आप टेररिस्ट की दुम उठाते हो तो वहां पे मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। ये अमेरिका से लेके भारत, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, इवन आजरबाईजान की जंग में पाकिस्तान के टेररिस्टों ने जाकर जंग लड़ी है। तो ये इतना टेररिज्म एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने कि अब वेस्ट भी कहता है कि यार दिस कंट्री हैज बिकम एन इंटरनेशनल डेंजर। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान नाम का एक मुल्क खत्म हो जाएगा। तो और क्या सिर्फ होगा फिर? पंजाब, क्या होगा? पाकिस्तान किस शक्ल में नजर आएगा? बलोचिस्तान एक आजाद रियासत थी। हम्म, 1948 में फौज कशी की गई थी। खान ऑफ कल्लाज जो कि वाली है ठीक है। बलोचिस्तान थे, उनके सर पे बंदूक रखी गई थी और एक्सेशन कराया गया था। बलोचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होना है। हम्म, बलोचिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सिंधु देश विल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट अलाइड विद इंडिया। हम्म, केपी के जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वो ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। अंग्रेजों ने ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की थी, जिसको ना इस तरफ का पख्तून मानता है ना उस तरफ का पख्तून मानता है। ये रीयूनिफिकेशन होता है या एक इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान बनता है, ये पख्तूनों का काम है। लेकिन पख्तून पीटीएम की शक्ल में आज खड़ा हो गया है। इनको पता चल गया है कि तालिबान नामी टेररिस्ट बनाते हैं तो वो भी पख्तून होते हैं, वो जिनको मारते हैं वो भी पख्तून होते हैं। पूरी दुनिया में जो बदनाम किया गया है टेररिस्ट के नाम पे, वो पख्तून बदनाम हो रहा है। पख्तूनों की तलाशी होती है, पख्तूनों के घरों पे छापे मारे जाते हैं।
पख्तूनों ने कहा ये हो क्या रहा है, तो ठीक है। अब वो पंजाबियों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, पंजाब, पाकिस्तान विल पंजाब बी का क्या बनेगा? पंजाब, पाकिस्तान विल बी पंजाब, और पंजाब को अपनी औकात पता चल जाएगी। इस वक्त तो पंजाब में जबरदस्त जो डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब सिवाय गंदुम को और कुछ नहीं पैदा करता, लेकिन रिसोर्सेज सिंध और बलूचिस्तान और केपीके के खुल के इस्तेमाल कर रहा है पंजाब। पंजाब को औकात पता चल जाएगी, और ये जिस खालिस्तानी शोशे को पाकिस्तान आवाज हवा दे रहा है ना, वो खालिस्तानी शोशा है ही पाकिस्तान का पंजाब। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह का, तो वो पंजाब खालिस्तान बन सकता है। और ये जो मुसलमान पंजाब है ना, इनको गुलाम बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इनकी औकात नहीं है, इन्होंने अपनी मिलिट्री माइट के ऊपर पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस पे कब्जा किया हुआ है। ये पाकिस्तान डिसमेंबर होगा और some पंजाब रहेगा पाकिस्तान। some people would say that you are being too harsh, आरिफ साहब। देखें, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। क्या बलोचों का जेनोसाइड नहीं हो रहा? क्या बलोच आजादी की लड़ाई 1971 से नहीं लड़ रहे? इनके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं हो रही? बलोचों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सुई गैस सुई गांव में से निकलती है, पंजाब के गांव गांव में जा रही है, कराची में आ रही है, सुई को गैस नहीं मिल रही। 60% बलूचिस्तान की औरतें अपने घर में लकड़ी के चूल्हों लकड़ी जलाती हैं खाना पकाने के लिए। तो फिर यार ये मैं हार्श नहीं हूं, ये सच्चाई बहुत हार्श है। पंजाबियों को ये फेस करना होगा कि या तो तुम लोग जुल्म बंद करो, वो तुम लोग बंद नहीं कर सकते। तुम्हारी आर्मी ने 71 में 1 मिलियन बंगाली मारे, 1 लाख बंगाली औरतों का रेप किया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो फिर आप किस हिसाब में कह रहे हैं कि हार्श? हार्श तो इनकी आर्मी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। मैं कुछ रोज पहले एक मेरे बंगाली दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपके मुल्क में जो वीरांगनाएं औरतें हैं उनकी कितनी इज्जत है। वो कहता है कि हम अपनी मां से ज्यादा उन औरतों की इज्जत करते हैं। तो मैंने एक पाकिस्तानी को पूछा, मैंने कहा जानते हो वीरांगना किसे कहते हैं? वो कहते हैं नहीं पता, ये तो हमें, ये कोई लफ्ज भी है? मैंने कहा हाँ, हिंदी का लफ्ज है वीरांगना, मतलब एक बहादुर औरत, मगर क्योंकि बंगाल में वै को ज्यादा बै से प्रोनाउंस करते हैं तो वो वीरांगना कहते हैं उसे। तो कहता है अरविंद भाई क्या होती है ये वीरांगना खातून? मैंने कहा ये वो खातून हैं जिनका पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में मास जो है रेप्स किए कि अपने कैंप्स के अंदर। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, भूल जाओ अरविंद को, सीधा गूगल पे जाओ, वीरांगना टाइप करो, वीरांगना बांग्लादेशी विमेन, कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करो। उसकी तो आंखें की आंखें फटी रह गई हैं। वो सो को कहता है अरविंद भाई मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही रात को। मैंने जब उन औरतों की कहानियां सुनी हैं और उनके बच्चों को उस सोसाइटी ने कबूल किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। मैंने कहा भाई वो क्या करते, वो लाखों बच्चे जो पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्ती रेप करके फोर्स्ड प्रेगनेंसीज उनके ऊपर डाली, वो क्या उन बच्चों को मार देते? उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने ये कहा कि वो जैसे भी हैं वो हमारे हैं, हम इससे भी उबर जाएंगे, ये दुख भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आज वो वीरांगनाएं जो हैं उनके बच्चे पूरे बांग्लादेश के अंदर ही नहीं, बाहर के मुल्कों के अंदर जाकर भी अपने मुल्क के लिए बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों को उन वीरांगना औरतों के बारे में कुछ नहीं पता। आरिफ साहब, Isn't that harsh? तो मैं हार्श इसलिए हूं कि हम लोग भुगत रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कराची में जेनोसाइड होते हुए। मुझे कॉलेज में दाखिले नहीं मिले, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। आज तलखी जो आई है ना हमारे अंदर, ये तलखी लाई गई है, हमारे साथ वो सलूक किया गया है। पाकिस्तान की जालिम और जाबिर फौज ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, आज ये मजबूर हो गए कहने पे कि हमें नहीं चाहिए ये पाकिस्तान। ये जो सोशल मीडिया पे सिख मुस्लिम फ्रेंडशिप के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर जो कंटेंट पोस्ट किया जाता है कि देखें जी मुसलमान और सिख
तारीख में कितने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते आए थे, और 1947 की बातें की जाती हैं कि देखें जी हम बड़े ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। क्या इनके पीछे की जो असल कहानी है वो क्या है? व्हाट डू यू थिंक? वो मैंने मोहब्बत जो सिखों के लिए है वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? मैं ये सोचने में जो है, मैं आई समटाइम स्ट्रगल। मैंने कल एक वीडियो बनाई है खालिस्तान पे अपने चैनल के लिए। उसमें मैंने बताया है कि मैं बेल्जियम में जब 1990 पहुंचा तो मेरे साथ एक लड़का था पंजाबी, परवेज इकबाल लौसर। वो जब हम सेटल होते गए वो आर्मी के करीब चला गया। पाकिस्तान आर्मी के जनरल जब बेल्जियम और यूरोप आते थे अपनी करप्शन की इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ये वो, तो ये इनको फैसिलिटेट करता था और गुड बुक्स में चला गया। मुशर्रफ से मिलता था, नवाज शरीफ से सबसे डायरेक्ट मीटिंग होती थी इसकी। अभी ये पिछले महीने गया है इमरान खान और वजीर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग की है। खालिस्तान के पीछे ये आदमी है, मैं तो आपको नाम लेके कह रहा हूं। 4 सिखों को, जॉबलेस सिखों को हायर करता है और पीछे 200 पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहा होता है खालिस्तान के लिए। 4 सिख होते हैं, पीछे 200 पाकिस्तानी होते हैं। मसला यह है कि देखें, राइट्स मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जहां होती है ना, वहां पे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप तो खुद हिंदुस्तानी हैं, मुझे बताएं क्या वहां पे सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? सिख वहां पे आर्मी में, फॉरेन सर्विस में, सिविल सर्विस में, दिल्ली में आधे से ज्यादा टैक्सी वाले सिख हैं, पूरे इकोनॉमी पे छाए हुए हैं, और आपको ग्राउंड पे कहीं खालिस्तान मूवमेंट नजर नहीं मैं आएगी। उस इलाके में रहता हूँ आरिफ भाई। है सिखों ना? का सिखों का रुतबा है उस इलाके में। वो बड़े जमींदार हैं, वो पैसे वाले हैं, पुलिस के अंदर सारे वो हैं। पंजाब की असेंबली अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर आपको पगड़ी वाले सिख ही मिलेंगे। मैं हैरान हो जाता हूं जब ये कहते हैं जी सिखों के साथ हिंदुस्तान में कितना जुल्म है। वो उनको सिखों के बारे बाहर में 10 ये सेकंड बाहर मैं अपनी बात कुछ मुकम्मल कर लूं। सिखों को हायर किया जाता है। हाँ, उनको सिखों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं इसी के साथ में। कुछ अरसे पहले मेरी एक लाहौर के मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। जहालत की इंतहा देखें आप, जहालत की इंतहा देखें। मैंने पूछा यार, वागे के उस पार हिंदुस्तानी शहर कौन सा है? कहते हैं अरविंद भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। तो मैंने कहा तो अच्छा, मैंने कहा तो कभी जानने की कोशिश नहीं की? वागा तक तो गए होगे? कहता हाँ वहां तो 20 मरतबा गया हूं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस पार शहर कौन सा है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी से पूछ लो कि वागे के उस पार शहर कौन सा है, बच्चा बच्चा पंजाब का बता देगा कि लाहौर है। खैर, उसे नहीं पता था। आगे चलते हैं तो मैं फिर, मेरी एक दोस्त हैं जो स्कूल में टीचर हैं, वो प्रोग्राम अगर देख रही होंगी तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू नेम यू, बट एटलीस्ट ये मेरे लिए बात बताना जरूरी है। तो मैंने कहा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था। उसको बताया कि, उसको मैंने पूछा कि बताएं वागे के उस पार पहला हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। वो कहती है ओ, तो जब उसका जो रिएक्शन आया, मैंने कहा कि लगता है अरविंद उप्स, शायद इसको भी नहीं पता। तो वो कहती है, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे एम्बेरस नहीं करना था आपको। वो कहती है नहीं नहीं, आई एम एक्चुअली एम्बेरस्ड, मुझे तो पता होना चाहिए था, मैं तो बहुत बार वहां गई हूँ। कहती है अरविंद भाई मुझे, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती हो? जब तुम्हें नहीं पता तो बच्चों को क्या क्या पता होगा? मैंने कम से कम बच्चों से जाके पूछना, कल कभी भी स्कूल लगे दोबारा जब पूछना कि वागे के उस पार पहला हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। मैं ये सुन के उसकी बात अगले दिन मुझसे इंतजार ना हो, मैंने फिर एक दोस्त को फोन किया, ताल्लुक लाहौर से है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा यार एक औरत से मैंने बात की और कल रात को उनको भी नहीं पता था, उनसे पहले एक से पूछा था उनको भी नहीं पता था। तो मैंने कहा यार कितनी अजीब बात है, इनको ये तक नहीं पता कि 20 किलोमीटर पे हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। तो वो कहती है कि वो मेरा दोस्त कहता है कि अरविंद भाई चंडीगढ़ है उस तरफ शहर। मैंने कहा नहीं चंडीगढ़ तो नहीं है। मैंने कहा डोंट टेल मी, तुम्हें भी नहीं पता? उसको भी नहीं पता था। मैं बेचैन हो गया और इस इंतहा तक कि मैंने कहा यार मैं फोन करूं तो किसको करूं,
कोई जो मुझे पहला मिला मेरा दोस्त, मैंने सुबह होते ही मैंने उससे भी मैंने बात की। मैंने कहा यार बताओ, वो कहते हैं और बताएं, अस्सलाम वालेकुम ये वो। मैंने कहा वो सारी बातें ठीक है यार, तुम ये बताओ वागे के उस पार शहर कौन सा है। कहता है अरविंद भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। वो कहता है कि अमृतसर हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं। वो कहता है कि चंडीगढ़ है फिर। मैंने कहा श्योर, ओके बताओ तुम तो, मैं सवाल मैंने पूछा है। तो कहता है कि अरविंद भाई अमृतसर होगा। मैंने कहा कैसे पहुंचे तुम इसके ऊपर। कहते वो मैंने गाना सुना था सनी देओल की फिल्म गदर का, मैं निकला गड्डी लेके कब न जाने कब जो है अमृतसर से लाहौर आ गया, तो मुझे लगा फिर अमृतसर ही होगा। मैंने कहा शुक्र है तुम्हें कम से कम वो फिल्म का गाना सुन लिया, वरना तुम्हें भी नहीं पता था। अच्छा उसके बाद में एक दिन मेरी उससे फिर वो कुछ 1-2 घंटे बाद ऐसी बात हो रही थी, तो उनका कि अरविंद भाई मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मुझसे उन्होंने ये सवाल पूछा मेरे दोस्त ने, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। तो बताओ कौन सा शहर है, क्या तुम जानती हो उस पार कौन सा शहर है। वो कहती है कि अमृतसर होगा। वो कहती है फिर तुम्हें कैसे पता अमृतसर। वो कहते हैं वो वीर ज़ारा में देखा था शाहरुख खान अमृतसर से ना ट्रेन पकड़ के ना लाहौर आता है। मैंने वो इनके साथ वो मोमेंट हो गई जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में थी, कि एक कोई फिल्म देख ली या कुछ ऐसा मोमेंट इनकी जिंदगी में हो गया जिससे कि पता चल गया। मुझे ये बात मैंने फिर कंफर्म की है, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है। ये मैं सर पकड़ के बैठ गया अपना। ये जब टेलीविजन चैनल्स पर हामिद मीर के प्रोग्राम में मैंने देखा, मुशाहिद हुसैन बैठ कर बात कर रहा था, वो कहता है कि जी नेक्स्ट ईयर तो खालिस्तान का रेफरेंडम आ रहा है इंडिया में, ये तो बड़ी खबर है, और देखते हैं फिर उसके बाद में फिर पंजाब भी अलग हो जाएगा। ये मुशाहिद हुसैन का बयान है कैपिटल टॉक में। तो मैं ये सुन रहा था, मैंने कहा यार इस आदमी को कोई ये बताए कि हमारे ग्राउंड पे कोई मूवमेंट है ही नहीं ऐसी, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जिनको जिनको ये तक नहीं पता कि वागे के उस पार शहर कौन सा है, उन्हें ये कहां से पता होगा कि पंजाब में, इस चढ़ते पंजाब में हालात क्या है सियासी। उनको किसी ने बता दिया जी, वो यही मान के चलते हैं कि वो वहां तो मूवमेंट चल रही है और आज नहीं तो कल सिख आजाद हो जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। देखें सर, सिखों के सबसे मुकद्दस जो शहर है ना, वो है लाहौर, वो है ननकाना साहब, वो है करतारपुर, वो है फैसलाबाद लालपुर, वो है रावलपिंडी। ये सब इस तरफ हैं। अगर हाँ खालिस्तान बनाना है तो बना दो इधर भाई। मुशाहिद हुसैन साहब को बहुत ज्यादा शौक है, तो सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें यहां से भेजी गई थी, सिख नहीं भूले। या आपको जो अमेरिका, कनाडा कनाडा और यूरोप में बैठे कुछ सिख वेस्टर्न इंटरेस्ट जो कि आईएसआई के पैरोल पे हैं, उनका ख्वाब है ये खालिस्तान, तो पूरा कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बना दो लाहौर कैपिटल, खालिस्तान आजाद कर दो। एक प्रोग्राम हुआ आज से कुछ साल पहले, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई थे उन सबको बुलाया गया, तो उसमें हमारी तरफ से जो सिख थे वो भी आए। और तो जी वो सरदार साहब स्टेज पे गए, उन्होंने बात की, कहते हैं जी ये एक लकीर है हमारे दरमियान जिसने हमें बांट दिया है, वरना तो हम एक ही लोग हैं और कोई फर्क नहीं है। पंजाबी आज भी पंजाबी है, उस पार भी ये चाहो या इस पार भी। और हमें हमें तो बड़ा लाहौर याद आता है और बड़े आप लोगों की याद आती है, वरना अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हम एक ही लोग थे। तो इस पर पंजाब के जो आईजी साहब थे वो नाराज हो गए। ये थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। वो नाराज हो गए, और जब उनकी बारी आई स्टेज पर आके बोलने की, वो कहते हैं कि सरदार साहब बात आपने बहुत गलत कर दी है। हमने इस पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद में हमने इसे बनाया है। आपने तो ऐसे ही कह दिया कि ये लाइन है जो हमें डिवाइड करती है, वरना कोई फर्क ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है साहब, हम जो हैं हम पाकिस्तानी हैं और आप सिख हैं और आप हिंदुस्तानी हैं। तो वो सरदार साहब खड़े हो गए, वो कहते हैं कि वो तो आपने इज्जत करके बुलाया था, इसलिए मैंने आपकी शान में ये बात कह दी। बाकी ऐसा है कि हम जहां हैं हम वहां बहुत खुश हैं, और यहां आने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपने जो किया था उसके बाद में तो यहां आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन चले मैंने सोचा आप सबने बुलाया इज्जत से इसलिए आ गए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के जी वहां पे जो तमाम लोग थे उनके चेहरे जो हैं वो शर्म से झुक गए। ये लेवल है इनका, मानने को तैयार नहीं हो। और एम अबुल जान साहब कह रहे थे कि एक पंजाबी ने पंजाबी होने से इनकार किया,
उसने ये कहा कि करतार सिंह तू मेरा भाई नहीं है क्योंकि तू ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तो आज के अरे बाद तू मेरा भाई नहीं। कहते नहीं तो पंजाब आता उधर पड़ा है, हम एक साथ हो जाते। उधर सिंधी जो है इतने सारे हिंदुस्तान में बैठे हैं, सिंधी ने भी अपने सिंधी होने से इंकार किया। उसने कहा कि नहीं, मैं कलमा गो मुसलमान हूं और मैं पहले पाकिस्तानी हूं। उनकी दलाइल सर, सुने आप, यहां तक तो ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि इधर पूरा अफगानिस्तान पड़ा था, लेकिन हमारे मुसलमान ने कहा, पठान ने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूं, मैं यहां का हूं। मैंने कहा यार इस्लाम तो एक ही है, उस पार हो या इस पार हो, उसमें तुम ये दलील कैसे दे सकते हो। और साहब का वीडियो पड़ा ये कभी सोशल मीडिया, खादिम हुसैन रिजवी साहब के जलसे में उन्होंने बात कही थी। देखें बात दरअसल ये है कि पॉलिटिकल है। करतारपुर का इन्होंने गुरुद्वारा खोला तो बड़ा सिख को खुश करने के लिए किया, लेकिन वो गुरुद्वारा अभी पिछले महीने मुसलमान बोर्ड के हवाले कर दिया। सिखों का गुरुद्वारा मुसलमान बोर्ड चलाएगा। आज से 5 साल पहले तक पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह को गलत नामों से, उनकी एक आंख थी ना, तो गलत नामों से पुकारा जाता था, जूते मारे जाते थे। अब एक सियासी जरूरत आ गई है तो महाराजा रंजीत सिंह का पुतला भी लगाया है लाहौर में, जिसको वेंडलाइज किया गया, हाँ, जिसको खादिम हुसैन मुसलमानों ने रिजवी की जूते गोली मारे। किया था। आदिम हुसैन रिजवी ने गालियां निकाली हैं, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मैंने सुनी है। तो ये पॉलिटिकल है खालिस्तान, वरना इनके दिलों में सिखों के लिए नफरत भरी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो अभी बात की बिल्कुल दुरुस्त की कि ये लोग भूल चुके हैं। ये आज से 100 साल पहले पंजाब, मुसलमान पंजाब है ना, वो पूरा सिख थे या हिंदू थे। ये अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा हैं। ये आज अर्ध तुगरल की औलाद बनने चले हैं। इनको काटो, इनके अंदर से डीएनए हिंदुस्तानी है। ये अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा हैं, अपने बाप बदलने पे आ गए हैं ये।